मित्रों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही हम बड़े अपोलोजिस्टिक और डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। मनुस्मृति। पहली बात कि मनुस्मृति कभी भी जाति की बात नहीं करता। वहाँ वर्ण व्यवस्था की बात थी और वो वर्ण हमारे जन्म से तय नहीं होते थे, हमारे कर्म से तय होते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मनुस्मृति हमारे न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कुंजी थी। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चे के लिए दो माँ, एक असली और एक नकली, अपनी अपनी दावे लेके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में पहुँच गई कि ये बच्चा मेरा है तो ये बच्चा मेरा है। राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि तलवार लेके आओ। फिर राजा ने कहा कि मैं इसको दो टुकड़े करके हाफ हाफ दे देता हूँ। तब तक उसकी असली माँ रो पड़ी, बोली कि वो ये बच्चा उसी को दे दो। फिर राजा उसके जो असली माँ थी उसको उसका बच्चा दे दिया। तो राजा को ये नहीं, उस बच्चे को काटना नहीं था। राजा को ये जानना था कि इसकी असली माँ है कौन। तो ये थी हमारी मनुस्मृति। इसके उलट अंग्रेज़ों के बनाए ये कानून जो आज भी लागू हैं, लोगों को 20 साल लग जाते हैं, कोई न्याय नहीं मिलता। कोर्ट से क्या मिलता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इतना दुष्प्रचारित क्यों किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन विलियम हंटर का था। उसने इसके लिए जर्मन विद्वान मैक्स मुलर को हायर करा। उसकी खासियत ये थी कि वो जर्मन के अलावा संस्कृत भी बहुत अच्छे से जानता था। उसने पहले इसे जर्मन में ट्रांसलेट करा, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। जब अंग्रेज़ों ने पढ़ा तो देखा कि ये न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई तो फिर इनको लंबे समय तक गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। फिर उन्होंने एक नई कॉपी लिखवाई, इसमें पूरा छेड़छाड़ करके, और उसको प्रसारित किया हर जगह। उनका मकसद ये था कि जो हिंदुस्तानी हैं इनको जाति और धर्म के नाम पे इतना बांट कर रख दो ताकि ये कभी आज़ादी के बारे में सोच भी ना सके। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक पूरी भूमिका तैयार की, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन ने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अगर इस देश में राज करना है तो हमें नई पॉलिसी के साथ काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसी क्या थी? इनको आपस में वैसे बांट दो जो एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, एक दूसरे के साथ उठे बैठे ना, इनको अपने इतिहास पे शर्म महसूस होने लगे, इनको अपने धर्म ग्रंथों के प्रति नफरत हो जाए। सबसे पहला जातीय जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसका फाइनल रिपोर्ट 1881 में सबमिट किया गया। और आज भी आप देखते होंगे देश में हर 10 साल बाद जो जातीय जनगणना होती है वो 1881 की शुरू की गई हुई है। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने एक विलियम हंटर के नेतृत्व में विलियम हंटर कमीशन बनाया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन भी बोला जाता है। 3 फरवरी 1882। उसके बाद उन्होंने पूरी मनुस्मृति को बदल दी। सबके दिल में धीरे धीरे नफरत भरना शुरू हो गया। ऊपर से उन्होंने आर्यन की थ्योरी लिख दी, जिसका मतलब जितने भी ऊंची जाति के लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। आज भी आप देखते हैं ना, कई लोग नाम के साथ मूल निवासी लिखते हैं या मूल निवासी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं।
आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा सवाल करने लगे तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं। और कई लोग तो जानबूझ के करते हैं, और कई लोग हैं जो अनजाने में कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक सच है कि अगर एक झूठ को लंबे समय तक बोला जाए तो मेजॉरिटी जनता उस झूठ को सच समझ लेती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब डीएनए सैंपलिंग कराई गई सेंट्रल एशिया के लोगों की, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के लोगों की, कहीं आर्यन नहीं मिले। आर्यन इस भारत के ही हिस्सा थे, और जिन लोगों ने भारत से माइग्रेट किए वो आर्यन मिले। और इस चीज़ को यहीं ख़त्म नहीं किया गया, इसका समय के साथ चलता रहा और खाइयाँ बढ़ती गई। 1976 में संविधान को संशोधित कर उसमें सेकुलर और सोशल वर्ड जोड़ा गया। 1980 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जीना भाई दर्जी के द्वारा एक नारा तैयार करवाया, खाम, जो कि एक पॉलिटिकल इक्वेशन था, जिसको माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया और जीत भी हुई, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। खाम का मतलब था क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। 1981 में काशीराम जी ने एक पार्टी बनाई, DS4, मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उनका नारा था ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। 1984 में BSP का गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी। शुरुआत के दिनों में BSP का नारा होता था, तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। इसका मतलब ये था ब्राह्मण, ठाकुर और बढ़िया। और उनका पॉलिटिकल इक्वेशन था MD, मतलब मुस्लिम दलित। 30 अक्टूबर 1990 को माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई। तो यूपी में एक हर जगह नारा फेमस हो गया था, मुलायम जिंदाबाद। तो मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव बोला जाने लगा था। उनका भी समीकरण था मुस्लिम यादव, लेकिन उन्होंने कभी मन से कभी किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। अब बिहार की बात करते हैं। वहाँ लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला। उनका भी समीकरण मुस्लिम यादव। और इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि जितने भी समीकरण बनते गए सब में मुस्लिम होते ही होते थे, और हिंदुओं के कुछ हिस्से, कुछ जातियाँ होती थी। और ये लोग समय के अनुसार बदलाव भी करते गए और जनता स्वीकार भी करती गई। उसी क्रम में वैसे रामविलास पासवान जी बहुत सारी पार्टियों में और बहुत सारे गठबंधनों में रहे हैं। जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, उनका नारा था मुस्लिम दलित। 2007 में मायावती का नारा बदल के हो गया, हाथी नहीं गड़े से ब्रह्मा विष्णु महेश है। और धीरे धीरे आगे के चुनावों में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। 2010 के चुनाव, बिहार चुनाव में लालू यादव और रामविलास पासवान का गठबंधन हुआ। उस समय उन्होंने एक नया नारा तैयार किया, PMRY, पासवान मुस्लिम राजपूत यादव। हालांकि वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, क्योंकि उस चुनाव में इनकी बुरी तरह से हार हुई थी।
और लालू जी ने बाद में पब्लिकली कहा कि मैंने भूरा बाल साफ करो, कभी नहीं कहा, गलत तरीके से पेश किया गया। तो ये नेता हैं, जैसे चाहे लोगों को मोड़ लेते हैं। और इनमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये लोग सेलेक्टिव मुद्दे पे बोलते थे। अब कहीं यादव वर्सेस मुस्लिम या फिर दलित वर्सेस मुस्लिम ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ पे ये चुप्पी साध लेते थे, बाकी मुद्दों पे ये बोलते थे। और कमोबेश पूरे देश की स्थिति यही रही, कहीं समीकरण बने कहीं नहीं बने, लेकिन करना सबने मुस्लिम परस्ती ही था। आज उसी सेकुलर राजनीति की देन है कि आज देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ गया है, जो आज इस कोरोना काल में भी हम कोई भी लड़ाई अच्छे ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। अब हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है कि अगर हमें किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई लगती है तो कहीं इस देश के अंदर भी सेना की तैनाती ना करना पड़ जाए। हालांकि जो मुस्लिम हैं उनके अधिकारों में कहीं कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा जो पहले होता था। क्योंकि एक वाक़या याद है मुझे, 2005 के चुनाव में लालू जी के मंच पे एक कुर्सी लगाई जाती थी आगे, जिस पे एक आदमी को बिठाया जाता था जिसकी शक्ल लादेन से मिलती जुलती थी। अब सोचिए बिहार के चुनाव में लादेन की क्या ज़रूरत। तो ऐसे सेकुलर राजनीति हुई इस देश में, और इसके पीछे कांग्रेस तो खैर पूरी तरीके से जिम्मेवार है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत श्रेय बीजेपी को भी दूंगा, क्योंकि लालू जी पहली बार सीएम बने तो बीजेपी के ही समर्थन से बने थे, शायद बहुत लोग नहीं जानते हो। रामविलास पासवान 2009 में चुनाव हार गए थे, खुद का भी, तो वो फिर 2014 में मोदी लहर पे सवार होके ही आज राजनीति में जीवित है। मायावती 3 बार वैसे 4 बार बनी, 3 बार बीजेपी के ही समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। और बाकी और घटनाओं में के लिए कांग्रेस तो है ही, जो खुल के सेकुलर राजनीति की बात करती है और उसके लिए काम भी करते हैं। अब उसके लिए उनको किसी देशद्रोही के साथ भी क्यों न खड़ा होना पड़े। और इस राजनीति का भलाई किसी से नहीं था। हालांकि देखा जाए तो समाज और देश का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर फायदे की बात करें तो इनके परिवार वालों को हुआ, और इनसे जुड़े लोग कुछ लोग रहे हों उनका हुआ। क्योंकि इनके बैकग्राउंड देखें आप, तो पहले ये आम लोग हुआ करते थे और आज ये लोग कई हज़ारों करोड़ के मालिक हैं। अब एक समय मुलायम सिंह यादव के परिवार में टोटल 27 लोग किसी न किसी पद पे थे। रामविलास पासवान, उनका पूरा परिवार राजनीति में। लालू जी ने अपने ससुराल पक्ष को शुरुआत के दिनों में आगे बढ़ाया, अपने सालों को, लेकिन अब 2 बेटे बेटी राजनीति की विरासत संभाल रहे हैं। और ये लोग हमेशा बात करते हैं कि दलित पिछड़े, लेकिन इन्होंने उस समाज के लिए क्या किया? सब कुछ तो खुद के लिए किया, अपनी धन संपत्ति बनाई, सब कुछ अपना किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज बट के रह गया, क्योंकि समाज को तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से इन्होंने जहर बो दी। और यही अंग्रेज चाहते थे।
तो अल्टीमेटली वो जाने के बाद ज़्यादा सफल हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।